चैप्टर 6 निश्चित रूप से दुष्ट। अगली सुबह 50 राजकुमारियां 5वीं मंजिल पर ऐसे भाग दौड़ कर रही थीं मानो उनका शादी का दिन हो। कक्षा के पहले दिन वे सभी शिक्षकों, लड़कों और उन सभी लोगों पर अपनी छाप छोड़ना चाहती थीं जो उन्हें हमेशा के लिए खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकें। नाइटगाउन पर चमकते हंसों के चित्र लिए वे एक दूसरे के कमरों में जल्दी जल्दी गईं, होठों पर लिपस्टिक लगाई, बालों को संवारा, नाखूनों को चमकाया और इतना इत्र लगाया कि परियां बेहोश होकर हॉल में मरी हुई मक्खियों की तरह बिखर गईं। फिर भी कोई भी तैयार नहीं लग रही थी और वास्तव में जब घड़ी में सुबह 8 बजे नाश्ते का समय हुआ तब तक एक भी लड़की ने अपने कपड़े नहीं पहने थे। नाश्ता करने से वैसे भी मोटापा बढ़ता है, बीट्रिक्स ने आश्वस्त करते हुए कहा। रीना ने हॉल में झांकते हुए पूछा, किसी ने मेरी पैंटी देखी है क्या? अगाथा को तो बिल्कुल भी याद नहीं था। वो एक अंधेरी खाई में बेतहाशा गिर रही थी और यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने पहली बार हाफवे ब्रिज कैसे खोजा था। ऑनर टॉवर से हेंसल हेवन होते हुए मलिन मैनेजरी तक बीनस्टॉक पर उतरने के बाद वह धुंधली गैलरी ऑफ गुड से रेंगती हुई आगे बढ़ी जब तक कि उसे भरवां भालुओं के पीछे के दरवाजे नहीं मिल गए। या शायद यह ऑनर टॉवर से सिंड्रेला कॉमन्स की ओर जाने वाला रास्ता था। सही रास्ते के बारे में सोचते हुए उसने सीढ़ियों वाले कमरे के दरवाजे खोल दिए और अंदर घुस गई। आलीशान कांच की लॉबी रंगीन पोशाकों और सूटों में सजे शिक्षकों से भरी हुई थी जो कक्षा शुरू होने से पहले आपस में बातचीत कर रहे थे। गुलाबी गाउन, सफ़ेद घूंघट और नीले लेस के दस्ताने पहने नियॉन बालों वाली अप्सराएं लॉबी में इधर उधर घूम रही थीं, चाय के कप भर रही थीं, बिस्कुट पर आइसिंग लगा रही थीं और चीनी के टुकड़ों से परियों को हटा रही थीं। दरवाजों के पीछे से अगाथा ने भीड़ के पार ऊंची रंगीन कांच की खिड़कियों से रोशन ऑनर लिखी सीढ़ियों पर नजर डाली। वो इन सबके बीच से कैसे निकल पाएगी? उसे अपने पैर पर कुछ खरोंच महसूस हुई और मुड़कर देखा तो एक चूहा उसकी पेटीकोट कुतर रहा था। अगाथा ने चूहे को लात मारकर दूर भगा दिया जो एक भरवां बिल्ली के पंजों में जा गिरा। चूहा चीखा, फिर देखा कि बिल्ली मर चुकी है। उसने अगाथा को गुस्से से घूरा और दीवार में बने अपने बिल में वापस चला गया। यहाँ के कीड़े मकोड़े भी मुझसे नफरत करते हैं। उसने आह भरते हुए अपनी पेटीकोट को समेटने की कोशिश की। फटी हुई सफ़ेद लेस पर उसकी उंगलियां रुक गईं। शायद उसे उस चूहे पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। कुछ ही क्षणों बाद फटे हुए लेस के घूंघट में लिपटी एक छोटी अप्सरा सम्मान की सीढ़ियों की ओर कमरे से तेजी से भागी। दुर्भाग्य से घूंघट के कारण अगाथा अंधी हो गई और वह अप्सरा से टकरा गई जो एक शिक्षिका से जा टकराए। हे भगवान! क्लेरिसा करा उठी, उसके शरीर से बेर की चाय टपक रही थी। जैसे ही घबराए हुए प्रोफेसरों ने उसके कपड़े पूंछे, अगाथा चैरिटी की सीढ़ियों के पीछे खिसक गई। वो अप्सराएं तो वाकई बहुत लंबी हैं, क्लेरिसा ने डांटते हुए कहा। पता नहीं कहीं ये किसी मीनार को ही न गिरा दें। तब तक अगाथा ऑनर टॉवर में गायब हो चुकी थी और हेंसल के स्वर्ग तक पहुंच गई थी जो पहली मंजिल पर पूरी तरह से कैंडी से बने कक्षाओं का एक विंग था। वहां चमकीले नीले स्विज़ल और मिश्री से भरा एक कमरा था जो नमक की खान की तरह चमक रहा था। वहां मार्शमेलो का एक कमरा था जिसमें सफ़ेद फज कुर्सियां और जिंजरब्रेड डेस्क थे। यहाँ तक कि लॉलीपॉप से बना एक कमरा भी था जिसकी दीवारें इंद्रधनुषी रंगों से ढकी हुई थीं। अगाथा सोच रही थी कि यह सब कैसे संभव हुआ। दुनिया में ये कमरे बरकरार रहे और फिर चेरी की बूंदों से गलियारे की दीवार पर एक शिलालेख दिखाई दिया। प्रलोभन बुराई का मार्ग है। अगाथा ने उसका आधा हिस्सा खा लिया और फिर 2 गुजर रहे शिक्षकों के पास से जल्दी से निकल गई जिन्होंने उसके घूंघट को उत्सुकता भरी नजरों से देखा लेकिन उसे रोका नहीं। जरूर दाग धब्बे होंगे, उसने किसी को फुसफुसाते हुए सुना जब वो पीछे की सीढ़ियों से ऊपर भागी, लेकिन इससे पहले उसने अपने शानदार नाश्ते को पूरा करने के लिए एक कारमेलर रंग का दरवाजे का हैंडल और बटरस्कॉच रंग की वेलकम मैट चुरा ली। एक दिन पहले जब अगाथा परियों से भाग रही थी तो वह गलती से छत पर बने झाड़ियों के बीच आ गई थी। आज वह मलिन के चिड़ियाघर की सुंदरता का आनंद ले सकती थी जैसा कि स्कूल के नक्शे में इसका नाम था,
जो भव्य रूप से तराशी गई झाड़ियों से भरा हुआ था और क्रम से राजा आर्थ की कहानी बयां करता था। हर झाड़ी राजा के जीवन के एक दृश्य को दर्शाती थी। आर्थ द्वारा पत्थर से तलवार निकालना, आर्थ का अपने शूरवीरों के साथ गोल मेज पर होना और आर्थ का गिनीवर के साथ विवाह वेदी पर होना। अगाथा को थिएटर के उस घमंडी लड़के की याद आई जिसके बारे में सब कहते थे कि वह राजा आर्थ का बेटा है। ये सब देखकर उसे घुटन क्यों नहीं होती होगी? वो इन तुलनाओं और उम्मीदों को कैसे झेल पाता होगा? कम से कम खूबसूरती तो उसके साथ थी। सोचो अगर वह मेरे जैसा दिखता, उसने चिढ़कर कहा। लोग बच्चे को जंगल में फेंक देते। इस क्रम की अंतिम मूर्ति तालाब वाली थी जिसमें आर्थ को लेडी ऑफ द लेक से एक्सकेलिबर प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। इस बार अगाथा जानबूझकर तालाब के पानी में कूद गई और गुप्त द्वार से होते हुए पूरी तरह सूखी अवस्था में हाफवे ब्रिज पर जा गिरी। वह कोहरे के मध्य बिंदु की ओर तेजी से बढ़ी, हथेलियां फैलाए हुए, इस उम्मीद में कि कहीं कोहरा उसकी अपेक्षा से पहले ही न आ जाए। लेकिन जैसे ही वह कोहरे में प्रवेश कर गई, उसके हाथ उसे नहीं ढूंढ पाए। वह कोहरे में और गहराई तक चली गई। वह गायब हो गया। अगाथा दौड़ पड़ी, हवा ने उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया। धड़म, दर्द से कराहते हुए वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जाहिरा तौर पर वह अवरोध अपनी मर्जी से खिसक गया था। उसकी चमक में अपनी परछाई से बचते हुए उसने अदृश्य दीवार को छुआ और उसकी ठंडी, कठोर सतह को महसूस किया। अचानक उसने कोहरे में हलचल देखी और दो लोगों को बुराई के मेहराब से होकर हाफवे ब्रिज पर कदम रखते हुए देखा। अगाथा जम सी गई। उसके पास गुड वापस जाने का समय नहीं था, पुल पर छिपने की कोई जगह नहीं थी। दो शिक्षक, एक सुंदर, नेक प्रोफेसर जिसने उसे देखकर मुस्कुराया था और एक दुष्ट प्रोफेसर जिसके दोनों गालों पर फोड़े थे, बिना किसी झिझक के पुल पार करके बैरियर के अंदर चले गए। खाई के ऊपर बनी पत्थर की रेलिंग से लटकी हुई अगाथा ने उनके गुजरने की आवाज़ सुनी, फिर रेलिंग के किनारे से झांका। दोनों शिक्षक नेक दुनिया में गायब होने ही वाले थे कि तभी उस सुंदर प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया। अगाथा झुक गई। क्या बात है, अगस्त? उसने दुष्ट शिक्षक को पूछते हुए सुना। मेरी आंखों को धोखा हो रहा है, टावरों में प्रवेश करते हुए वह हंसते हुए बोला। अगाथा ने सोचा, ये तो पक्का एक सनकी है। कुछ ही क्षणों में वह एक बार फिर अदृश्य दीवार के सामने थी। वे कैसे पार कर गए थे? उसने कोई किनारा खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे की तरह सख्त थी। बुराई के विद्यालय में ऊपर देखते हुए अगाथा ने भेड़ियों को छात्रों को सीढ़ियों से नीचे धकेलते हुए देखा। अगर कोहरा थोड़ा सा भी छंटता तो वह सबके सामने आ जाती। दीवार को आखिरी लात मारकर वह अच्छाई की ओर लौट गई। और वापस मत आना। अगाथा ने ये देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि किसने बात की थी, लेकिन उसे केवल बैरियर में अपनी परछाई दिखाई दी, हाथ बंधे हुए। उसने अपनी नजरें हटा लीं। अब मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। वाह! वह मीनार की ओर मुड़ी और उसने देखा कि उसकी बाहें उसके बगल में लटकी हुई हैं। वह अपनी परछाई की ओर घूमी। क्या तुमने अभी कुछ कहा? उसके प्रतिबिंब ने उसका गला साफ कर दिया। अच्छाई का मुकाबला अच्छाई से, बुराई का मुकाबला बुराई से। उथल पुथल मचने से पहले अपनी मीनार में वापस चले जाओ। मुझे यहाँ से निकलना है, अगाथा ने कहा, उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं। अच्छाई का मुकाबला अच्छाई से, बुराई का मुकाबला बुराई से। गंभीर उथल पुथल होने से पहले अपने टावर में वापस जाओ, जिसका मतलब है रात के खाने के बाद प्लेटें साफ करना या अपने दूल्हे के कमरे के विशेषाधिकार खो देना या दोनों। अगर मेरा इस बारे में कुछ कहना हुआ तो मुझे एक दोस्त से मिलना है, अगाथा ने जोर देकर कहा। दूसरी तरफ अच्छाई का कोई दोस्त नहीं होता, उसकी परछाई ने कहा। अगाथा को मधुर घंटी की आवाज़ सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो पुल के अंत में परियों की रोशनी दिखाई दी। वो खुद को कैसे मात दे सकती थी? वह अपनी कमजोरी कैसे ढूंढ सकती थी? अच्छाई का अच्छाई से, बुराई का बुराई से। पलक झपकते ही उसे जवाब पता चल गया। तुम्हारा क्या हाल है? अगाथा ने नजरें फेरते हुए कहा। क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं? उसकी परछाई तनावग्रस्त हो गई। मुझे नहीं पता।
क्या मुझे पता है? अगाथा ने दांत पीसते हुए अपनी ही आंखों में आंखें मिलाईं। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे दोस्त भी नहीं हो सकते। उसकी परछाई उदास हो गई। निश्चित रूप से बुराई, उसने कहा और गायब हो गई। अगाथा ने अवरोध को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस बार उसका हाथ सीधे उसके पार चला गया। जब तक परियों का दल पुल पर पहुंचा, तब तक कोहरे ने उनके पदचिह्नों को मिटा दिया था। जैसे ही अगाथा ने ईविल में कदम रखा, उसे लगा कि यही उसकी असली जगह है। टपकते हुए प्रवेश द्वार में एक गंजी, दुबली पतली चुड़ैल की मूर्ति के पीछे दुबकी हुई, उसने दरार वाली छतों, झुलसी हुई दीवारों, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों और अंधेरे गलियारों का जायजा लिया। वो खुद भी इससे बेहतर डिजाइन नहीं बना सकती थी। भेड़ियों के खतरे से मुक्त होकर अगाथा चुपके से मुख्य गलियारे से गुजरी और खलनायक पूर्व छात्रों के चित्रों को निहारने लगी। उसे हमेशा से ही नायकों से ज्यादा खलनायक रोमांचक लगते थे। उनमें महत्वाकांक्षा और जुनून होता था। वे कहानियों को जन्म देते थे। खलनायकों को मौत का डर नहीं होता था। नहीं, वे तो मौत को कवच की तरह ओढ़ लेते थे। स्कूल की कब्रिस्तान जैसी गंध सूंघते ही अगाथा के शरीर में खून का उबाल आ गया। क्योंकि बाकी खलनायकों की तरह मौत से उसे डर नहीं लगता था, बल्कि मौत उसे जिंदादिली का एहसास कराती थी। अचानक उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी और वह एक दीवार के पीछे छिप गई। एक भेड़िया दिखाई दिया, जो नेवरगर्ल्स के एक समूह को वाइस की सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था। अगाथा ने उन्हें अपनी पहली कक्षाओं के बारे में बात करते हुए सुना, जिसमें हेंचमेन, कज, बदसूरती जैसे शब्द सुनाई दिए। ये बच्चे इससे ज्यादा बदसूरत कैसे हो सकते थे? अगाथा को शर्मिंदगी महसूस हुई। पीले शरीरों और घिनौने चेहरों की इस परेड को देखकर, उनके चेहरों को देखकर उसे लगा कि वो बिल्कुल उनके बीच घुल-मिल गई है। यहाँ तक कि उनकी भद्दी काली पोशाकें भी वैसी ही थी जैसी वह घर पर रोज पहनती थी। लेकिन उसमें और इन दुष्टों में एक अंतर था। उनके होंठ कड़वाहट से भरे थे, उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी, उनकी मुठियां दबी हुई क्रोध से कसी हुई थीं। वे निस्संदेह दुष्ट थे और अगाथा को जरा भी दुष्टता का एहसास नहीं था। लेकिन तभी उसे सोफी के शब्द याद आ गए। भिन्न होने का परिणाम अक्सर बुराई ही होता है। उसके गले में दहशत सी छा गई। इसलिए उस साये ने दूसरे बच्चे का अपहरण नहीं किया। मुझे हमेशा से यही होना था। उसकी आंखों में आंसू चुभ रहे थे। वो इन बच्चों जैसी नहीं बनना चाहती थी। वो खलनायिका नहीं बनना चाहती थी। वो अपने दोस्त को ढूंढकर घर जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखे। अगाथा, शरारत लिखी सीढ़ियों से तेजी से ऊपर चढ़ी और लैंडिंग पर पहुंच गई, जहां से दो पथरीले रास्ते निकल रहे थे। उसे बाईं ओर से आवाजें सुनाई दी, इसलिए वह दाईं ओर भागी और एक छोटे से गलियारे से होते हुए कालिक से ढकी दीवारों के एक बंद रास्ते पर पहुंच गई। तेज होती आवाजों से डरकर अगाथा एक दीवार से टिक गई, फिर उसे अपने पीछे कुछ चरम राहत सुनाई दी। वह दीवार नहीं, बल्कि राख से ढका एक दरवाजा था। उसकी पोशाक इतनी साफ हो गई थी कि उस पर लाल अक्षर दिखाई दे रहे थे। बुराई की प्रदर्शनी। अंदर घोर अंधेरा था। सीलन और मकड़ी के जालों से खांसते हुए अगाथा ने माचिस जलाई। जहां अच्छाई की गैलरी निर्मल और विशाल थी, वहीं बुराई का खाली खाली झाड़ू रखने का कमरा उनकी 200 साल की हार की लकीर को दर्शाता था। अगाथा ने उस लड़के की फीकी वर्दी देखी जो बाद में रम्पेलस्टिल्टस्किन बना। एक भावी चुड़ैल द्वारा लिखित हत्या की नैतिकता पर टूटे फ्रेम में लगा निबंध, टूटी दीवारों पर लटके कुछ भरवां कौवे और कांटों की सड़ी हुई बेल जिसने एक प्रसिद्ध राजकुमार को अंधा कर दिया था, जिसे वेरा ऑफ वुड्स बियॉन्ड नाम दिया गया था। अगाथा ने उसका चेहरा गैवल्डॉन में गुमशुदा लोगों के पोस्टरों पर देखा था। कांपते हुए उसने दीवार पर रंग के धब्बे देखे और माचिस की तीली से उन्हें जलाया। यह एक भित्तिचित्र का एक हिस्सा था, ठीक गुड टावर्स में एवा आफ्टर वाले भित्तिचित्र जैसा। 8 पैनलों में से प्रत्येक में काले वस्त्र पहने एक खलनायक को अनंत शक्ति के नरक में आनंदित दिखाया गया था, आग में उड़ते हुए, शरीर का रूपांतरण करते हुए, आत्मा का विखंडन करते हुए, अंतरिक्ष और समय को नियंत्रित करते हुए। भित्तिचित्र के शीर्ष पर, पहले पैनल से लेकर अंतिम तक,
विशाल अक्षर आग की लपटों में घिरे हुए थे, कदापि नहीं। जहाँ एवस प्रेम और सुख के सपने देखती थी, वहीं नेवस एकांत और शक्ति की दुनिया की तलाश में थे। जैसे ही भयावह दृश्यों ने उसके दिल में सिहरन पैदा की, अगाथा को सच्चाई का गहरा सदमा लगा। मैं कभी नहीं हूँ। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एवा थी। अगर वे जल्दी घर नहीं पहुँचे तो सोफी को सच्चाई का पता चल जाएगा। यहाँ वे दोस्त नहीं रह सकते थे। उसने अपनी माचिस की रोशनी में एक थूथन वाली परछाई को हिलते हुए देखा। 2 परछाइयाँ, 3। जैसे ही भेड़िए झपटे, अगाथा मुड़ी और वेरा के कांटों से उनके चेहरों पर वार किया। भेड़िए हैरानी से दहाड़े और लड़खड़ाकर पीछे हट गए, जिससे अगाथा को दरवाजे तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिल गया। हाँफते हुए वह दौड़कर हॉल से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और मैलिस हॉल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां वह छात्रावास के दरवाजों पर सोफी का नाम ढूंढ रही थी। वैक्स और ब्रोन, हॉट और रावन, फ्लिंट और टाइटन लड़कों की मंजिल। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो दौड़कर पीछे की सीढ़ियों से ऊपर एक बंद अटारी में पहुंच गई, जो मेढक के पैर की उंगलियों, छिपकली की टांगों और कुत्ते की जीभों से भरी धुंधली शीशियों से लदी हुई थी। उसकी माँ सही थी। कौन जानता था कि ये चीजें यहाँ कब से पड़ी थीं। उसने एक भेड़िए के लार टपकाने की आवाज सीढ़ियों पर सुनी। अगाथा अटारी की खिड़की से निकलकर ऊंची छत पर चढ़ गई और बारिश की नाली को पकड़ लिया। काले बादलों से गरज की आवाज आ रही थी, जबकि झील के उस पार गुड टावर्स चमकीली धूप में जगमगा रहे थे। जैसे ही तूफान ने उसकी गुलाबी पोशाक को भिगो दिया, उसकी नजरें लंबी, घुमावदार नाली पर टिकी रहीं, जिससे पीतल के बीमों को सहारा देने वाले 3 पत्थर के गारगोयल के मुंह से पानी निकल रहा था। यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वह नाली में उतर गई। फिसलन भरी रेलिंग पर पकड़ बनाए रखने के लिए उसके हाथ संघर्ष कर रहे थे, और उसने खिड़की की ओर गर्दन घुमाई, ये जानते हुए कि सफ़ेद भेड़िया आ रहा है। लेकिन वह ऐसा नहीं था। वो खिड़की से उसे घूर रहा था, उसके बालों वाले हाथ लाल जैकेट पर लिपटे हुए थे। भेड़ियों से भी बदतर चीजें होती हैं, तुम्हें पता है। वो उसे अवाक छोड़कर चला गया। क्या इससे बुरा और क्या हो सकता है। बारिश में कुछ हिल गया। अगाथा ने अपनी आंखों को ढांक लिया और चमकती हुई धुंध के बीच से झांक कर देखा कि पहला पत्थर का गारगोयल जम्हाई ले रहा है और अपने अजगर जैसे पंख फैला रहा है। फिर दूसरा गारगोयल, जिसका सिर सांप का और सूंड शेर की थी, उसने भी अपने पंख फैला दिए, मानो किसी गोली की आवाज आई हो। दरार। फिर तीसरा, जो बाकी दोनों से 2 गुना बड़ा था, सींग वाले राक्षस के सिर, मनुष्य के धड़ और जड़ित पूंछ वाला, मीनार से भी चौड़े नुकीले पंख फैलाए हुए था। अगाथा का चेहरा पीला पड़ गया। गारगोयल्स। कुत्ते ने गारगोयल्स के बारे में क्या कहा था। उनकी आंखें उसकी ओर मुड़ गईं, भयानक रूप से लाल, और उसे याद आ गया मारने का आदेश। एक साथ चीखते हुए वे सब अपनी अपनी जगह से कूद पड़े। उनके सहारे के बिना नाली ढह गई और वह चीखते हुए पानी में गिर पड़ी। बारिश की तेज लहर ने उसे भयानक मोड़ों और उतार चढ़ावों से गुजार दिया, क्योंकि बारिश में ढीला बीम बेकाबू होकर हिल रहा था। अगाथा ने 2 गारगोयल को अपनी ओर झपट्टा मारते देखा और वह ठीक समय पर नाली में फिसलने से बच गई। तीसरा, सींगों वाला दानव ऊपर उठा और अपनी नाक से आग उगलने लगा। अगाथा ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और आग का गोला उसके सामने आकर लगा, जिससे बीम में एक बड़ा छेद हो गया। वह गिरने से ठीक पहले फिसल गई। एक जबरदस्त ताकत ने उसे पीछे से धक्का दिया और अजगर के पंखों वाले गारगोयल ने अपने नुकीले पंजों से उसका पैर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। मैं एक छात्रा हूँ, अगाथा चिल्लाई। गारगोयल ने उसे चौंककर नीचे गिरा दिया। देखो, अगाथा चिल्लाई, अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए। मैं कभी नहीं। नीचे झुकते हुए गारगोयल ने ये देखने के लिए उसके चेहरे का अध्ययन किया कि क्या ये सच था। इसने उसका गला पकड़कर उससे ये कहने को मजबूर कर दिया कि ऐसा नहीं था। अगाथा चीखी और उसने अपना पैर जले हुए छेद में घुसा दिया, जिससे बहता पानी राक्षस की आंख में जा लगा। वह अंधाधुंध लड़खड़ाया, अपने पंजे उसकी ओर लहराते हुए, लेकिन अंत में छेद से नीचे गिर गया और नीचे बालकनी पर उसका पंख चकनाचूर हो गया।
अगाथा अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग को कसकर पकड़े रही, पैर में असहनीय दर्द से जूझ रही थी। लेकिन पानी के बीच से उसने एक और राक्षस को आते देखा। कान फाड़ देने वाली चीख के साथ सांप के सिर वाला राक्षस बाढ़ को चीरता हुआ आया और उसे हवा में उठा लिया। जैसे ही उसके विशाल जबड़े उसे निगलने के लिए खुले, अगाथा ने अपना पैर उसके दांतों के बीच फंसा दिया, जो उसके सख्त काले शरीर पर जोर से टकराए और माचिस की तीलियों की तरह टूट गए। अचंभित होकर राक्षस ने उसे छोड़ दिया। अगाथा बाढ़ से भरे नाले में गिरी और रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। मदद करो, वह चीखी। अगर वह पकड़े रहती तो कोई उसकी आवाज सुन लेता और उसे बचा लेता। हे भगवान, उसके हाथ फिसल गए। वह छज्जे से नीचे लुढ़कती हुई, झटके खाती और हौंफती हुई आखिरी नाली की ओर बढ़ी, जहां सबसे बड़ा गारगोयल इंतजार कर रहा था, शैतान की तरह सींगों वाला, नरक की सुरंग की तरह नाली के ऊपर चौड़े जबड़े लिए। अगाथा ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन बारिश उसे तेज बौछारों के साथ बहा ले गई। उसने नीचे देखा और गारगोयल को अपनी नाक से आग उगलते हुए देखा, जो पाइप के पार रॉकेट की तरह फैल गई। अगाथा जलकर राख होने से बचने के लिए पानी में कूद गई और फिर ऊपर आकर रेलिंग के किनारे को पकड़ लिया, जो आखिरी खाई के ठीक ऊपर थी। बारिश की अगली बौछार उसे सीधे गारगोयल के खुले मुंह में धकेल देगी। फिर उसे वे गारगोयल याद आए जब उसने उन्हें पहली बार देखा था, नाली की रखवाली करते हुए, अपने मुंह से बारिश की बूंदें उगलते हुए। जो चीज बाहर जाती है वह अंदर जरूर आती है। उसे अपने पीछे आती अगली लहर की आवाज सुनाई दी। मन ही मन प्रार्थना करते हुए अगाथा, उसने अपना हाथ छोड़ा और राक्षस के धधकते जबड़ों में जा गिरी। जैसे ही आग और दांत उसे भेदने लगे, उसके पीछे लगे नल से बारिश की बूंदें फूट पड़ीं, जिससे वह गारगोयल के गले के छेद से होते हुए धूसर आकाश में जा गिरी। उसने दम घुटते हुए गारगोयल की ओर पीछे मुड़कर देखा और राहत की चीख निकाली, जो जैसे ही वह नीचे गिरी, डर में बदल गई। कोहरे में अगाथा ने एक नुकीली दीवार देखी जो उसे भेदने ही वाली थी, और उसके नीचे एक खुली खिड़की। वो हताश होकर एक गेंद की तरह सिकुड़ गई, घातक ब्लेडों से बाल बाल बची, और मेलिस हॉल की छठी मंजिल पर पेट के बल गिर पड़ी, पूरी तरह भीगी हुई और पानी उगलती हुई। मुझे लगा था कि गारगोयल्स सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, उसने हौंफते हुए कहा। अपना पैर पकड़े हुए अगाथा लंगड़ाते हुए छात्रावास के गलियारे में सोफी के निशान ढूंढती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजों पर दस्तक देना शुरू करने वाली थी, तभी उसकी नज़र हॉल के अंत में एक दरवाजे पर पड़ी, जिस पर एक सुनहरे बालों वाली राजकुमारी का व्यंग्य चित्र बना हुआ था और उस पर पेंट से अपशब्द लिखे हुए थे, लूजर, रीडर, एवर लवर। अगाथा ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। सोफी, मैं हूँ। हॉल के दूसरे छोर पर दरवाजे खुलने लगे। अगाथा ने और जोर से हाथ पटका। सोफी, काले वस्त्र पहने लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकलने लगीं। अगाथा ने सोफी के दरवाजे का हैंडल हिलाया और फ्रेम पर धक्का दिया, लेकिन वह टस से मज नहीं हुई। जैसे ही नेवर गर्ल्स गुलाबी वस्त्र पहने घुसपैठिए को देखने के लिए मुड़ी, अगाथा ने दौड़कर खुद को कमरा नंबर 66 के विकृत दरवाजे पर पटक दिया, जो खुल गया और उसके पीछे जोर से बंद हो गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसे पाने के लिए मुझे किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। वह रुक गई। सोफी फर्श पर बने पानी के एक छोटे से गड्ढे के ऊपर झुकी हुई थी और अपनी परछाई में ब्लश लगाते हुए गाना गा रही थी। मैं एक सुंदर राजकुमारी हूँ, मटर की तरह मीठी, अपने राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ कि वह मुझसे शादी करे। कमरे के दूसरी तरफ से 3 साथी और 3 चूहे सदमे से मुंह खोले देख रहे थे। हेस्टर ने अगाथा की ओर देखा। उसने हमारे फर्श पर पानी भर दिया, उसका मेकअप करने के लिए, अनादिल ने कहा। इतनी बुरी बात भला किसने सुनी है? डॉट ने मुंह बनाया। गाना भी इसमें शामिल है। क्या मेरा चेहरा ठीक है? सोफी ने पानी के गड्ढे में आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैं जोकर की तरह दिखते हुए क्लास में नहीं जा सकती। उसकी नजरें इधर उधर घूमी। अगाथा, प्यारी, अब तो अकला ही गई। तुम्हारी बदसूरती की क्लास 2 मिनट में शुरू होने वाली है और तुम पहली ही मुलाकात में बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहती। अगाथा उसे घूरती रही।
बेशक, सोफी ने खड़े होते हुए कहा। हमें पहले कपड़े बदलने होंगे। चलो, ये चले जाओ। तुम क्लास में नहीं जा रही हो, प्यारी, अगाथा ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। हम अभी स्कूल मास्टर के टावर में चलते हैं, इससे पहले कि हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएं। बेवकूफ मत बनो, सोफी ने अगाथा की पोशाक खींचते हुए कहा। हम दिन दहाड़े किसी टावर में घुसपैठ नहीं कर सकते, और अगर तुम घर जा ही रही हो तो मुझे अपने कपड़े अभी दे दो ताकि मेरा कोई काम छूट न जाए। अगाथा ने झट से अपना हाथ छुड़ाया। ठीक है, बस बहुत हो गया। अब सुनो, तुम यहाँ आसानी से घुल मिल जाओगी। सोफी ने मुस्कुराते हुए अपने रूममेट्स के बगल में बैठी अगाथा को देखा। अगाथा का जोश ठंडा पड़ गया। क्योंकि मैं बदसूरत हूँ? अरे भगवान के लिए, एग्गी, इस जगह को देखो, सोफी ने कहा। तुम्हें उदासी और निराशा पसंद है। तुम्हें दुख और उदासी पसंद है और ऐसी ही चीजें। तुम यहाँ खुश रहोगी। हम सहमत हैं। अगाथा के पीछे से एक आवाज आई और वह आश्चर्य से मुड़ गई। तुम यहाँ आकर रहो, हेस्टर ने उससे कहा, और वह झील में डूब जाती है, डॉट ने सोफी पर गुस्से से कहा। वह अभी भी वेलकमिंग पर किए गए उसके ताने से आहत थी। तुम्हें देखते ही हम पसंद करने लगे थे, अनादिल ने प्यार से कहा, जबकि चूहे अगाथा के पैरों को चाट रहे थे। तुम यहीं हमारे साथ रहोगी, हेस्टर ने कहा, और अनादिल और डॉट के साथ अगाथा के चारों ओर जमा हो गईं, जिसका सिर इस दुष्ट तिकड़ी के बीच घबराकर इधर उधर हिल रहा था। क्या वे सचमुच उसकी दोस्त बनना चाहती थीं? क्या सोफी सही थी? क्या खलनायक बनना उसे खुश कर सकता था? अगाथा का पेट मचलने लगा। वह बुराई नहीं बनना चाहती थी, खासकर तब जब सोफी अच्छाई थी। उन्हें इस जगह से निकलना ही होगा, इससे पहले कि यह उन्हें अलग कर दे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, उसने सोफी से चिल्लाते हुए कहा और उससे अलग हो गई। कोई तुमसे मुझे छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहा है, अगाथा, सोफी ने कड़े स्वर में कहा। हम बस तुमसे अपने कपड़े छोड़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं, अगाथा चिल्लाए, हम कपड़े नहीं बदलेंगे, हम कमरे नहीं बदलेंगे, हम स्कूल नहीं बदलेंगे। सोफी और हेस्टर ने एक दूसरे को चोरी छिपे देखा। हम घर जा रहे हैं, अगाथा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वहाँ हम दोस्त बन सकते हैं, एक ही पक्ष में, न अच्छाई न बुराई, हम हमेशा खुश रहेंगे। सोफी और हेस्टर ने उसे पकड़ लिया। डॉट और अनादिल ने अगाथा के शरीर से गुलाबी पोशाक उतार दी और चारों ने मिलकर सोफी के काले वस्त्र उसकी जगह पहना दिए। अपनी नई गुलाबी पोशाक पहनकर सोफी ने दरवाजा खोल दिया। अलविदा, बुराई, नमस्कार, प्रेम। अगाथा लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और नीचे एक बदबूदार काले बोरे को देखा जो उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था। और दुनिया में सब ठीक है, हेस्टर ने आह भरी। सच में, मुझे नहीं पता कि तुम उस ट्राम के साथ दोस्त कैसे थे। वापस आओ, अगाथा चिल्लाए और काले कपड़ों में सजी सोफी के पीछे पीछे हॉल में मौजूद लोगों की भीड़ के बीच से निकल पड़ी। अपने बीच एक एवा को देखकर हैरान हुए नेवल्स ने सोफी को घेर लिया और किताबों, थैलों और जूतों से उसके सिर पर वार करने लगे। नहीं, वो हम में से ही एक है। सभी नेवल्स सीढ़ियों में खड़े हॉट की ओर मुड़े, जिनमें अवाक सोफी भी शामिल थी। हॉट ने काले कपड़े पहने अगाथा की ओर इशारा किया। यही तो एवा है। नेवल्स ने एक नया युद्ध घोष किया और अगाथा पर टूट पड़े। तभी सोफी ने होठ को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे भाग निकली। अगाथा ने कुछ सटीक लातें मारकर भीड़ से बचते हुए रेलिंग से नीचे उतरकर सोफी का रास्ता रोक दिया। सोफी को देखते ही वह एक तंग गलियारे से उसका पीछा करने लगी। गुलाबी कॉलर से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सोफी एक कोने से मुड़ी, घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ी और पहली मंजिल से नीचे गिर गई। अगाथा ने अपना संतुलन खो दिया। एक बंद गली में पहुंचकर सोफी ने जादुई ढंग से एक दीवार के पार छलांग लगाई। खून से लथपथ छात्रों के लिए मनाही लिखा हुआ था और एक छलांग के साथ अगाथा उसके ठीक पीछे पोर्टल से कूद गई और हाफवे ब्रिज के बुरे छोर पर जा गिरा। लेकिन यहीं पर पीछा करना समाप्त हो गया, क्योंकि सोफी गुड से इतनी दूर जा चुकी थी कि उसे पकड़ना असंभव था। कोहरे के बीच से अगाथा उसे खुशी से दमकते हुए देख सकती थी। अगाथा, वो राजा आथा के बेटे हैं,
सोफी ने उत्साह से कहा। एक असली राजकुमार, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ? मैं उन्हें कैसे दिखाऊं कि मैं ही उनकी जीवन साथी हूँ? अगाथा ने अपना दर्द छुपाने की कोशिश की। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाओगे? सोफी के चेहरे पर नरमी छा गई। चिंता मत करो, एग्गी। अब सब कुछ ठीक है, उसने कोमल स्वर में कहा। हम अब भी सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। बस अलग अलग स्कूलों में, जैसा हमने प्लान किया था। कोई हमें दोस्ती से नहीं रोक सकता, है ना? अगाथा ने सोफी की खूबसूरत मुस्कान को निहारा और उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन अचानक ही उसकी सहेली की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि सोफी के शरीर पर गुलाबी पोशाक जादुई ढंग से सड़कर काली हो गई। देखते ही देखते सोफी अपने पुराने, ढीले ढाले खलनायिका वाले वस्त्रों में आ गई। उसके दिल पर हंस की आकृति चमक रही थी। उसने ऊपर देखा और चौंक गई। पुल के उस पार, अगाथा के काले वस्त्र सिकुड़कर फिर से गुलाबी हो गए थे। दोनों लड़कियां एक दूसरे को हैरानी से देखती रह गईं। अचानक सोफी पर परछाइयां छा गईं और अगाथा घूम गई। विशाल लहर उसके ऊपर ऊंची उठी, पानी एक झिलमिलाते फंदे की तरह मुड़ रहा था। इससे पहले कि अगाथा भाग पाती, लहर झपट्टा मारकर उसे खाड़ी के पार धूप से जगमगाती धुंध में फेंक दिया। सोफी पानी की ओर लपकी। पुल के अंधकार में किनारे पर पहुंचकर उसने अन्याय की चीख मारी। लहर धीरे धीरे उसके ऊपर से वापस उठी, लेकिन इस बार उसका पानी नहीं चमक रहा था। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने सोफी को वापस स्कूल में धकेल दिया। बुराई के लिए और ठीक समय पर वापस।